हेलो डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? बच्चों, आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम टू योर साइंस क्लासेस। आई एम योर साइंस टीचर एंड आई विल टीच यू ऑल फ्यू चैप्टर्स ऑफ साइंस। सो बच्चों, फॉर दैट आई वांट यू ऑल कि आप सब लोग अपनी बुक्स जो है वो निकाल लो एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। Now, बच्चों, let's take the overview. So here we have the process of analyzing the things for similar properties and then grouping them on the basis of these properties is called classification. So बच्चों, हमको यहाँ पर क्या बताया गया कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी चीजों को एनालाइज करते हैं एंड अब हम उनको ग्रुप्स में डाल देते हैं, किस बेसिस के ऊपर? उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर। सो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्लासिफिकेशन। Now, बच्चों, all kinds of materials or things have mass and volume, and anything that occupies space and has mass is called matter. So, बच्चों, आप सब लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सब के पास क्या है? मास है, एंड वो सब कुछ स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। सो बच्चों, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उनको क्या बोला जाता है? मैटर। Now let's get started. So बच्चों, look at the pictures given below. Divide them into groups as you like. Right? So how you have grouped them in your notebook. So बच्चों, आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ images जो है वो दी हुई है। So आपको क्या करना है? इन pictures को कुछ groups में divide करना है and आपको ये बताना है कि आप लोगों ने ऐसी क्या characteristics है या फिर ऐसी क्या similarities देखकर इन लोगों को same groups में डाला है। Now, but you may ask, why do we need to sort things into group? अब बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हमें क्यों चीजों को ग्रुप्स के अंदर डालना होता है, क्यों हम इंडिविजुअली किसी एक चीज को ऐसे ही नहीं रहने देते। सो बच्चों, मोस्ट ऑफ द टाइम वी ग्रुप थिंग्स एज पर आवर ओन कन्वीनियंस। सॉर्टिंग मेक्स आवर लाइफ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डरली। अब बच्चों, यहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग क्यों करते हैं? क्योंकि चीजों को ग्रुप करके हमारे लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाती है, यानी कि सॉर्टिंग जो है वो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज कर देते हैं एंड ये बहुत ज्यादा ऑर्डर्ड में हो जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल, इन अ सुपरमार्केट देयर आर सेपरेट सेक्शंस फॉर आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. You will find food items kept in one section, toiletries kept in another section, and stationery items in a separate section. Arranging things in different groups makes it easier to find items of different types. अब बच्चों, आप सब लोगों ने सुपरमार्केट जरूर विजिट किया होगा, राइट? तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि सुपरमार्केट में क्या होता है कि जितना भी खाने का सामान होता है वो एक सेक्शन में होता है, जितना भी टॉयलेटरीज होता है वो एक जगह होता है, स्टेशनरी का सारा सामान एक जगह होता है। एंड क्या आप लोगों ने कभी इस चीज को फील किया है कि इस ग्रुपिंग की वजह से, इस क्लासिफिकेशन की वजह से हम लोगों को चीजें काफी ज्यादा इजीली मिल जाती है? अब बच्चों सोचो, अगर ये क्लासिफिकेशन होता ही नहीं तो, अगर स्टेशनरी के सामान के साथ ही खाने का सामान मिक्स होता तो किसी को कैसे पता चलता कि ये सामान यहाँ पर रखा हुआ है? तो इसलिए ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इजी कर देता है हमारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए। नाउ you can also group objects on the basis of material they are made of. There is large variety of materials that can be used to make different objects. For example, glass, metal, plastic, wood, cotton and soil are some materials that are used to make different things. So बच्चों, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट्स को उस बेसिस पे भी ग्रुपिंग में कर सकते हैं कि वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है। सो बच्चों, हमारे पास बहुत सारी वेराइटी होती है मटेरियल्स की एंड इन मटेरियल से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी बनाते हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि ग्लास हो गया, मेटल, प्लास्टिक, वुड, ये सब जो है वो क्या है, ये सब कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनकर कोई नई नई चीजें बना रहे हैं। नाउ लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस वी फाइंड द फॉलोइंग थिंग्स। तो बच्चों, अब जब आप सब लोग अपने आसपास देखोगे तो आपको कुछ कुछ चीजें देखने को मिलेगी। दैट इज, different objects are made from different materials. To make an object, the properties of the different materials used are usually kept in mind.
अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैसे बनते हैं, वो डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं। एंड बच्चों जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बना रहे होते हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट को हम बना रहे होते हैं एंड जिस मटेरियल से बना रहे होते हैं, तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज हमको हमारे दिमाग में रखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, a carpenter would use wood to make a door rather than paper or rubber because wood is stronger and lasts forever। अब बच्चों क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे दरवाजे जो है वो खाली लकड़ियों के क्यों बने होते हैं? क्यों एक कारपेंटर दरवाजा बनाने के लिए लकड़ी का यूज करता है एंड क्यों वो पेपर का यूज नहीं करता? क्योंकि वुड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वुड जो है वो काफी लंबे टाइम तक चल सकता है। बट अगर हम बात करें पेपर की, तो पेपर्स कैसे होते हैं? पेपर्स तो बहुत ज्यादा ब्रेकेबल टाइप के होते हैं, बहुत जल्दी फट जाएंगे, तो इसका मतलब वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएंगे। Then we have certain objects can be made from different types of materials. For example, a chair can be made using iron, wicker, wood, plastic और brass। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि कोई एक ही ऑब्जेक्ट है उसको हम बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेयर्स तो हम लोग वुड की भी बनाते हैं, बट चेयर्स आयरन की भी हो सकती है, चेयर्स ब्रास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। नाउ sometimes a single material can be used to make different objects. For example, iron is used to make tools, doors, gates, pipes, etc. And बच्चों ये चीज तो आप लोगों ने भी देखी होगी कि हम लोग एक सिंगल मटेरियल से बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग आयरन से टूल्स बना सकते हैं, डोर्स बना सकते हैं, गेट्स, पाइप्स, ये सारी चीजें बना सकते हैं। नाउ बच्चों आपके पास एक्टिविटी 1 है एंड यहाँ पे द टेबल गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। सो आपको क्या करना है? राइट डाउन द डिफरेंट मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड टू मेक दीज ऑब्जेक्ट्स। सो सी, आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के नाम दे रखे हैं एंड आपको इसके सामने लिखना है कि आप कौन से मटेरियल्स को यूज करके इन ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हो। Then we have activity 2. The table given below lists a few materials. Now think and write down the different objects that can be made from each material. So बच्चों सी, अब आप लोगों को मटेरियल्स के नाम दे रखे हैं एंड आपको देखना है कि आप इन मटेरियल से कौन कौन ऑब्जेक्ट्स जो है वो बना सकते हो। Now we have matter. So बच्चों, what is the definition of matter? Anything that occupies space and has mass is called matter. Mass is the amount of substance that a thing contains and the amount of space occupied by a thing or a matter is its volume. अब बच्चों देखो, जब भी हम किसी चीज को मैटर बोलने वाले हैं, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है किसी चीज को मैटर बोलने के लिए? कि उस ऑब्जेक्ट के पास क्या होना चाहिए? मास भी होना चाहिए एंड मास के साथ साथ वो एक स्पेस जो है वो भी ऑक्यूपाई करना होना चाहिए। सो इफ वी हैव एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो हम उसको क्या बोलने वाले हैं? मैटर। अब बच्चों मास क्या होता है? मास का मतलब क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी चीजें जो है वो भरी हुई है, यानी कि उसका कंटेंट क्या है, उसका मेजर क्या है। एंड बच्चों स्पेस ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट ने या फिर उस मैटर ने कितनी वॉल्यूम जो है वो ले रखी है। Now we have states of matter. So there are three states of matter on the basis of nature of particles in them and the way in which they are packed or arranged. अब बच्चों हम लोगों ने ये देख लिया कि मैटर क्या होता है। नाउ अब हमारे पास मैटर के कुछ कुछ स्टेट्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज बच्चों, मैटर जो है वो बना किस पे होता है? सो मैटर बना होता है टाइनी पार्टिकल्स, एटम से। सो इसका मतलब जब बहुत सारे एटम्स आकर मिलते हैं तब वो क्या करते हैं? वो एक मैटर बनाते हैं। अब बच्चों इन्हीं एटम्स की अरेंजमेंट की बेसिस पे हमारे पास क्या आता है? स्टेट्स ऑफ मैटर। सो बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है एंड हमने इनको 3 स्टेट्स में क्यों डिवाइड किया? हम लोगों ने इनके पार्टिकल्स के नेचर के बेसिस पे, ये किस तरह से पैक्ड है, किस तरह से अरेंज्ड है, उसके बेसिस पे हमने इनको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में अरेंज किया है। सो सबसे पहले हमारे पास है सॉलिड। सो बच्चों सॉलिड्स जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हैं एंड नाउ लेट्स लर्न अबाउट दोस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? दे हैव फिक्स्ड शेप। तो बच्चों सॉलिड्स की शेप कैसी होती है? फिक्स्ड होती है, यानी कि उनकी शेप जो है वो चेंज नहीं हो सकती। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। अब बच्चों यहाँ पे डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब भी क्या है कि यहाँ पे जो हमारा सॉलिड है उसकी वॉल्यूम कैसे रहने वाली है? एकदम फिक्स्ड रहने वाली है, वो भी चेंज नहीं होगी। देन थर्ड वी हैव molecules in solids
आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। इसका मतलब मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स। अब बच्चों यहाँ पे आपके पास वर्ड आ गया मॉलिक्यूल, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था अभी, एटम्स। एटम्स जो है वो मिलकर क्या करते थे, मैटर को बनाते थे। यानी कि जिस तरह से हमारा घर, हमारी बिल्डिंग बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, ब्रिक्स की, सो उसी तरह से हमारे मैटर को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, एटम्स की। सो बच्चों मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब हमारे पास दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स होते हैं, सो इन दैट केस हम उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे क्या लिखा, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड के अंदर वो फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, सो वो अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं। देन वी हैव, दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, सी हम लोगों ने अभी मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, तो हमारे मैटर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स होती है, अट्रैक्शन होती है। सो इन स्टेट्स के अंदर, इस सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब बच्चों सोचो, अगर आपको कोई बहुत तेज पकड़ के रखेगा, आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो आप तो अपनी जगह से हिल ही नहीं पाओगे। एंड इसी वजह से सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ बच्चों दे हैव लीस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब इसका मतलब क्या है, बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है। आप लोग जरा खुद एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखो एंड आप मेरे को ये देखकर बताओ कि क्या आपको इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस दिख रहे हैं। आप बोलोगे कि मैम बहुत छोटे छोटे से स्पेसेस है, एंड ऐसा ही होता है। सॉलिड्स के अंदर जो स्पेसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, एकदम ना के बराबर स्पेसेस होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। नाउ वी हैव लिक्विड। सो बच्चों दे हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जिस तरह से हमने सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, उसी तरह से हमारे पास लिक्विड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि अगर मैं एक पानी को एक ग्लास के अंदर डाल दूं, तो वो पानी किसका शेप ले लेगा, वो ग्लास का जो कंटेनर है जैसी उसकी शेप होगी वैसी ही उस पानी की शेप हो जाएगी। बट अब अगर मैं इस पानी को उठाकर एक कटोरी में डाल दूं, तो अब इस पानी की शेप कैसी हो जाएगी, जैसे कि उस बोल की, उस कटोरी की शेप होगी। तो लिक्विड्स यूजुअली क्या करते हैं, ये लोग जिस कंटेनर में होते हैं उसी की शेप ले लेते हैं। नाउ दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सो बच्चों यहां से हमें क्या पता चलता है, लिक्विड्स के पास क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। यानी कि अगर आप लोगों ने क्या करा कि एक ग्लास के अंदर पानी डाला और उसी ग्लास के पानी को अगर आप कटोरी में डाल दोगे, तो क्या उसकी वॉल्यूम बदल जाएगी, नहीं, उसकी वॉल्यूम तो उतनी ही रहने वाली है, बट उसकी शेप चेंज हो जाएगी। सो इसलिए लिक्विड्स में क्या होता है, इनकी शेप चेंज होती रहती है, बट इनकी वॉल्यूम्स जो है वो फिक्स्ड रहती है। Now बच्चों molecules are less tightly packed as compared to solids but more tightly as compared to gases। अब बच्चों जो हमने ऊपर solids में पढ़ा था कि solids के अंदर जो force of attraction होती है वो बहुत ज्यादा strong होती है, बहुत ज्यादा होती है। So अगर हम लोग बात करें liquids के अंदर, so liquids के अंदर ये force of attraction जो है वो क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। सो मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पर कैसे होते हैं, लेस टाइटली पैक्ड होते हैं। यानी कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है, जो सॉलिड्स में बिल्कुल भी नहीं था, बट इनके अंदर वो स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड बच्चों इनके अंदर स्पेस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, बट गैसेस से इनके अंदर थोड़ा सा, बट गैसेस से इनके अंदर थोड़ा सा कम स्पेस प्रेजेंट होता है। सो बच्चों दे हैव लेस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स एज कंपेयर टू सॉलिड बट मोर स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स एज कंपेयर टू गैसेस। अब बच्चों हम लोगों ने जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी थी, जो कि सॉलिड्स के अंदर बहुत ज्यादा थी, अब वही फोर्स इनके अंदर थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, बट गैसेस से ज्यादा होती है। Now they have more intermolecular space as compared to solids but less as compared to gases। and बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि liquids के अंदर क्या होता है, इनके molecules के बीच में spaces जो है वो ज्यादा होते हैं as compared to solids, but gases से थोड़े से कम spaces होते हैं। Then we have gases। so बच्चों gases की क्या characteristics है, इनकी ना तो shape fixed होती है, ना ही इनकी volume definite होती है।
सो बच्चों, हम लोगों ने जिस तरह से देखा था कि सॉलिड्स की शेप फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं होती बट फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, बट गैसेस के पास तो कुछ नहीं होता, ना तो उनकी शेप फिक्स्ड होती है, ना ही उनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। सो बच्चों, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैसेस के, दे आर फ्री टू मूव, यानी कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम होता है, इनको कोई पकड़ने वाला ही नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, ये दूर दूर आराम से घूम पाते हैं। दे हैव लीस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सी बच्चों, यहाँ पर यही लिखा है कि इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम होते हैं। दे हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस। एंड बच्चों, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है, गैसेस के अंदर। Now, बच्चों, we have activity 3. So, is all the material on earth matter? If not, give at least 5 examples of things that can be classified as matter. So, बच्चों, अब आपके पास यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आपसे ये पूछा गया है, क्या हमारी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब मैटर होती है? और इफ नो, अगर ऐसी कोई चीज आपको लगता है कि वो मैटर नहीं है, तो आपको एटलीस्ट ऐसे 5 एग्जाम्पल्स देने हैं जो मैटर नहीं हो सकते। तो आपको अब इस चीज के बारे में सोचना है। ना बच्चों, वी हैव फैक्ट टू नो। सो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जब हमने सॉलिड को मेल्ट करा, सो बच्चों यहाँ पे सॉलिड के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं आइस क्यूब। आइस क्यूब एक सॉलिड होता है। तो जब हम आइस क्यूब को मेल्ट करते हैं तो बच्चों वो किस में बदल जाता है, वो वाटर में बदल जाता है, राइट। एंड वाटर कौन सा स्टेट होगा, वाटर होगा लिक्विड। अब जब हम इस वाटर को हीट करते हैं तो अब ये वाटर जो है वो किस में बदल जाता है, गैस में या फिर स्टीम में, है ना, भाप आने लगती है पानी में से। सो इस स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं, गैसेस। सो सी, जब हमने सॉलिड को मेल्ट किया तो वो लिक्विड में आ गया, जब हमने लिक्विड को हीट किया तो वो गैस में बदल गया। एंड बच्चों, क्या आप लोगों को पता है, हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे सॉलिड डायरेक्टली किस में बदल जाता है, गैस में। एंड बच्चों, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है, इट कन्वर्ट सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विदाउट एन इंटरमीडिएट लिक्विड फेज। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदल दिया जाता है। अब आप बोलोगे मैम ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा कहाँ होता है हमारे आसपास। सो बच्चों, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्या आप लोगों ने कभी अपने घर में कैम्फर जलाया है या फिर कभी किसी को कैम्फर यानी कि कपूर जलाता हुआ देखा है? तो होता क्या है, कपूर एक सॉलिड होता है और उसको जैसे बर्न किया जाता है तो वो किस में बदल जाता है, गैस में। जैसे ही वो पूरा बर्न हो जाता है तो उसका कुछ भी रेजिड्यू नहीं बचता। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली किस में बदल गया, गैस में। Now, बच्चों, we have properties of materials. So every material has some special features, जिसको हम लोग बोलते हैं properties, which distinguish it from other materials. You can put certain materials in a group of bases of some common properties. We use dissimilarities between materials to put them in different groups. अब बच्चों, हम लोग कुछ materials को एक ग्रुप के अंदर रख सकते हैं on the basis of common properties, एंड एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर कुछ भी सिमिलैरिटीज नहीं होंगी उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में रख सकते हैं। नाउ बच्चों, द मेथड ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, इसी को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। सो बच्चों, एक ऐसा मेथड जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर लेते हैं कुछ कुछ सिमिलैरिटीज या फिर डिसिमिलैरिटीज में, इस तरीके के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्लासिफिकेशन। सो बच्चों, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि अपीयरेंस, हार्डनेस, कंडक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटेशन, ट्रांसपेरेंसी, और इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, अपीयरेंस। So you can group materials on the basis of the appearance of their surface. Luster and smoothness are two characteristics that allow you to distinguish the appearance of different materials. So बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, appearance. So हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट्स को उनके अपीयरेंस के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो काफी ज्यादा लस्ट्रस और स्मूथ होते हैं। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, शाइनी। तो उनको हम लोग एक ग्रुप में रख सकते हैं। ना बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं लस्टर की ही। द सर्फेस ऑफ मटेरियल्स जिनके पास जो कि शाइनी होते हैं एंड जो दूसरे होते हैं डल, उनको हम लोग लस्टर के अंदर नहीं लेकर आते। तो लस्ट्रस का मतलब ही क्या होता है, शाइनी। सो बच्चों, दिस शाइन मटेरियल, इसी को हम लोग बोलते हैं लस्टर। फॉर एग्जाम्पल, अ पेज फ्रॉम योर नोटबुक, बच्चों क्या उसके ऊपर कोई शाइन होती है, नहीं। सो इसका मतलब वहां पे कोई भी लस्टर नहीं है।
and appears dull when compared to a kettle made of metal. बट अगर हम लोग इस पेपर को कंपेयर करें एक मेटल के साथ, तो आपको कौन ज्यादा शाइनी लगेगा? आपको एक मेटल जो कि एक केटल जो कि एक मेटल की बनी हुई है वो ज्यादा शाइनी लगेगी एज कम्पेयर टू दिस पेज ऑफ पेपर जिसके अंदर कोई भी शाइन नहीं है ना। बच्चों, अगर आप लोग केयरफुली अपने आसपास सारे ऑब्जेक्ट्स को देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट मटेरियल्स दैट जनरली शो लस्टर आर मेटल्स। तो बच्चों, अगर आप लोग अपने आसपास ध्यान से देखो तो आपको क्या पता लगेगा कि जो मटेरियल्स कैसे है, आप लोगों को जो भी अपने आसपास शाइनी चीजें दिख रही है वो मोस्टली किसकी बनी हुई होगी? मेटल्स की। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये कुछ एग्जाम्पल्स है मेटल्स के। वुड बच्चों अदर हैंड कैसा होता है? ये एक नॉन मेटल है एंड इसलिए इसके पास कोई भी लस्टर नहीं होता है। देन बच्चों, कुछ मटेरियल्स अपना लस्टर जो है वो खो देते हैं विद टाइम, जैसे ही ये एक्सपोज होते हैं एयर या फिर मॉइस्चर के साथ। You must have noticed that brass and silver items at home have to be polished from time to time. This helps these items regain their shine and look new. If this does not, they appear dull and tarnished. अब बच्चों, आप लोगों ने ये चीज जरूर नोटिस करी होगी कि जब कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जब वो नए नए होते हैं तो उनके अंदर बहुत ज्यादा शाइन होती है, वो काफी ज्यादा चमक रहे होते हैं, बट विद टाइम क्या होता है? वो डल होने लग जाते हैं। तो बच्चों, होता क्या है कि जैसे ही इनको एक्सपोज करवाया जाता है एयर या फिर वाटर के साथ, तो इनकी जो शाइन है वो खत्म हो जाती है। एंड बच्चों, अब ये लोग दोबारा से शाइनी लगे तो उसके लिए क्या होता है? इनके ऊपर दोबारा से पॉलिश करवाई जाती है। सो बच्चों, ये लोग डल ना लगे तो इसलिए क्या करवाया जाता है? इनके ऊपर पॉलिश करवाई जाती है। एंड अगर ये पॉलिश ना करवाई जाए तो ये काफी ज्यादा डल और काफी ज्यादा टार्निश लगेंगे। नाउ वी हैव स्मूथनेस। सो बच्चों, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फ्लावर के पेटल्स को टच करना पड़ेगा एंड देन मूव योर हैंड ओवर द सर्फेस ऑफ क्लीन विंडो पेन। एंड इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? एक विंडो पेन यानी कि एक साफ सुथरी जो खिड़की की ग्लास की बनी हुई जो खिड़की होती है उसके ऊपर अपने हाथ को फैलाना पड़ेगा। एंड इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्मॉल स्टोन लेना पड़ेगा या फिर एक रॉक देखनी पड़ेगी एंड उसके ऊपर अपने थंब को घुमाना पड़ेगा। तो बच्चों, आप लोग खुद बताओ, आपको कब सबसे ज्यादा जो है वो सॉफ्ट फील होगा, कब सबसे ज्यादा स्मूथ फील होगा? जब आप लोग क्या करोगे? आप एक फ्लावर के पेटल्स को टच करोगे। Now, बच्चों, you will notice that the surfaces of flower petals and window pane are very smooth. And इससे बच्चों आपको क्या समझ आएगा कि जब आप लोगों ने फ्लावर के पेटल्स को और विंडो पेन को टच किया तो वो बहुत ज्यादा स्मूथ थे एज कंपेयर टू रॉक या फिर स्टोन। द सर्फेस ऑफ द स्टोन ऑन द अदर हैंड, ये काफी ज्यादा रफ होता है। सिमिलरली एंड एग बच्चों, ये कैसा होता है? स्मूथ होता है टच करने में। वेयर एज अगर हम इसको कंपेयर करें एक कॉयर मैट से जो कि काफी ज्यादा रफ होता है। देन वी हैव हार्डनेस। तो बच्चों, हार्डनेस एक और प्रॉपर्टी है जो कि हमको मटेरियल्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करने में हेल्प करती है। नाउ बच्चों, आपके पास एक्टिविटी 4 है जो कि आप सबको परफॉर्म करनी है। Now next we have transparency. So बच्चों, this property of material is dependent on whether the material allows light to pass through it. अब बच्चों, transparency का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे हम लोग क्या देखते हैं कि क्या एक मटेरियल अपने अंदर से लाइट को पास होने दे रहा है। When an object allows light to pass through it, you can see through it. अब बच्चों, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट को पास होने देता है तो उसकी वजह से होता क्या है? हम उस ऑब्जेक्ट के आर पार बहुत इजीली देख पाते हैं। Then बच्चों, next we have this property allows you to divide materials into 3 groups, that is transparent, opaque and translucent. अब बच्चों, इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या कर सकते हैं? हम लोग मटेरियल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड वो ग्रुप्स क्या है? ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। So बच्चों, there are certain materials which allow you to see what is there on the other side. Such materials are called transparent materials. So बच्चों, हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि हमको ये अलाउ करते हैं कि हम उन मटेरियल्स के आर पार काफी इजीली देख सकते हैं और इस तरह के मटेरियल्स को क्या बोला जाता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी थिंग्स ऑन द अदर साइड ऑफ अ ग्लास विंडो। सो इसका मतलब आप लोग क्या कर सकते हो? आप ग्लास विंडो के अदर साइड बहुत इजीली देख सकते हो, तो वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल हुआ। दस बच्चों, क्लियर ग्लास क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है।
Now we have fact to know. So बच्चों, the property of material which allow us to see clearly through an object, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंसी. एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच डज नॉट अलाउ अस टू सी थ्रू द ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं ओपेसिटी. यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हमको उसके अंदर नहीं देखने दे रहा, या फिर जिसके अंदर से लाइट इजिली पास नहीं करती, उस मटेरियल को क्या बोला जाता है, या फिर उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? ओपेसिटी. ना बच्चों, नेक्स्ट वी हैव सॉल्युबिलिटी. सो इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे एंड इसको समझेंगे. सो एक्टिविटी 5 हमारे पास क्या है? हमको कुछ सॉलिड मटेरियल्स लेने हैं, जैसे कि सॉल्ट, शुगर, सैंड, पेंसिल शेविंग्स, चौक, और ये सब हमको बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटीज में लेना है ना बच्चों. इसके बाद हमको क्या करना है? हमको 5 ग्लासेस ऑफ वाटर लेना है और हर मटेरियल को डिसॉल्व करना है इन ग्लास के अंदर सेपरेटली. इसके बाद हम लोग यूज करेंगे स्पून का, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इन कंटेंट्स को हर ग्लास के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं. तो बच्चों, यू विल फाइंड कि सॉल्ट और शुगर तो जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे. एंड ऐसे मटेरियल्स जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर, उनको क्या बोला जाता है? सॉल्यूबल मटेरियल्स. ना बच्चों, ऑन दी अदर हैंड, जो सैंड, पेंसिल शेविंग, चौक थे, ये सब पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, है ना. जब हम इसको काफी देर तक विग्रसली हम इसको घुमाते रहेंगे, तो हो सकता है कि ये थोड़ी देर के लिए डिसॉल्व हो जाए, बट ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते और नीचे आकर सेटल भी हो जाते हैं. सो इस तरह के मटेरियल्स को जो कि डिसॉल्व नहीं होते पानी के अंदर, उनको बोला जाता है इनसॉल्युबल मटेरियल्स. एंड बच्चों, आप लोग नोटिस करोगे कि कुछ लिक्विड्स, जैसे कि ऑरेंज जूस, जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर, सो यू विल नोटिस दैट सम लिक्विड्स लाइक ऑरेंज जूस, ये डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर. एंड इस तरह के लिक्विड्स को जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको बोला जाता है मिसिबल. एंड बच्चों, कुछ ऐसे लिक्विड्स जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, उनको बोला जाता है इमिसिबल. ना बच्चों, नेक्स्ट वी हैव फ्लोटेशन. सो अब इसको समझने के लिए हम लोग एक और एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे. तो हमारे पास एक्टिविटी 6 है. आप लोगों को एक टेबल टेनिस बॉल लेनी है, एक गोल्फ बॉल लेनी है, एक ड्राई लीफ, एक इरेजर, आयरन नेल, पेंसिल शेविंग्स, पत्थर, एंड साथ में प्लास्टिक स्पून भी लेने हैं. और इसके बाद आप क्या करोगे? एक पानी की बकेट लोगे और जेंटली इन सारे ऑब्जेक्ट्स को पानी के अंदर डालोगे. नाउ आप कुछ कुछ चीजों को ऑब्जर्व करोगे जो कि इन ऑब्जेक्ट्स के साथ होगा. सो आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है. सो बच्चों, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि ड्राई लीफ, पेंसिल शेविंग्स, प्लास्टिक स्पून, टेबल टेनिस बॉल, ये सब कहाँ है? ये सरफेस की वाटर के सरफेस के ऊपर ही है, यानी कि ये फ्लोट कर रहे हैं. ऑन दी अदर हैंड, हमारे पास जो गोल्फ बॉल थी, आयरन नेल था, पेबल था, ये सब कहाँ चले गए होंगे? ये बकेट के नीचे डूब चुके होंगे, यानी कि सिंक कर चुके होंगे. तो बच्चों, जब आप इस एक्टिविटी को दोबारा रिपीट करोगे एक कॉर्क के साथ, तब आपको क्या करना है? आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डालने हैं एंड साथ में आपको कॉइन भी डालना है. तो यू विल सी कि कॉर्क जो है वो पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है, वेयर एज कॉइन जो है वो सिंक कर चुका है. और ऑयल ने बच्चों क्या करा है? उसने एक लेयर बना ली है सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, एंड वो ऑयल की लेयर भी क्या कर रही है? वो फ्लोट कर रही है. तो बच्चों, दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू फ्लोट और सिंक, इसी को क्या बोला जाता है? फ्लोटेशन. नाउ ऑब्जेक्ट्स जो है वो फ्लोट करते हैं और सिंक करते हैं किसके बेसिस के ऊपर? दे फ्लोट और सिंक डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ एंड देयर शेप. सो बच्चों, ये टोटली किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल का बना हुआ है और उसकी शेप कैसी है. थस अब हम क्या कर सकते हैं? हम ग्रुप कर सकते हैं चीजों को ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे फ्लोट और सिंक. Then we have diffusion. So बच्चों, property of molecules of a substance to get spread in the surrounding is called diffusion. So gases have highest rate of diffusion. अब बच्चों, diffusion का मतलब क्या होता है? कि हमारे जो molecules होते हैं किसी भी substance के, वो फटाफट क्या होते हैं? हमारी surroundings में spread हो जाते हैं. एंड इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन. और गैसेस जो है वो सबसे ज्यादा डिफ्यूज करती है. सो बच्चों, आप लोग जब भी एक रूम फ्रेशनर को अपने रूम के कॉर्नर में स्प्रे करोगे, तो आपको क्या दिखेगा? कि उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो आपके पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है एंड इवन दूसरे रूम्स तक भी स्प्रेड हो जाती है. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे रूम फ्रेशनर के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो क्या कर गए? वो हमारी सराउंडिंग्स में स्प्रेड हो गए. इसका मतलब उन्होंने क्या करा? डिफ्यूजन शो किया. एंड डिफ्यूजन जो है वो गैसेस में सबसे ज्यादा होता है. एंड इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स बहुत तेज जो है वो मूव कर पाते हैं. सॉलिड्स के पार्टिकल्स तो मूव ही नहीं कर पाते एंड लिक्विड्स के पार्टिकल्स बहुत स्लोली मूव कर पाते हैं.
Now we have heat conduction. So बच्चों substances which allow the passage of heat through them, इनको क्या बोला जाता है? Good conductors. So ऐसे substances जो अपने अंदर से heat को pass on होने देते हैं, उनको बोला जाता है good conductors of heat. और इसके examples क्या हो सकते हैं? Metals जैसे कि silver and copper. Then बच्चों substances which do not allow passage of heat through them, इनको बोला जाता है bad conductors या फिर insulators of heat. एंड इनके एग्जाम्पल क्या है? वुड और प्लास्टिक. सो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी वुड को गर्म करते हैं या किसी प्लास्टिक को गर्म करते हैं, सो उसका जिस एंड पे हम उसको गर्म कर रहे हैं खाली वही गर्म होता है, बट उसके कॉर्नर वाला एंड जो है वो गर्म नहीं हो पाता. इसका मतलब इस प्लास्टिक ने अपने अंदर से हीट को ट्रैवल नहीं कर पाया. बट अगर हम लोग ये बात करें किसी मेटल की, अगर हम मेटल के एक कॉर्नर को हीट करेंगे तो वो हीट जो है वो उसके दूसरे कॉर्नर तक भी स्प्रेड हो पाती है. इसका मतलब मेटल जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, वेयर एज हमारे पास जो ये वुड और प्लास्टिक्स होते हैं ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं या फिर इंसुलेटर्स ऑफ हीट होते हैं. ना बच्चों प्लास्टिक को यूज करा जाता है टू कवर इलेक्ट्रिक वायर्स, क्योंकि ये इंसुलेटर होता है, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा. इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है या फिर जो स्विचेस होते हैं वो सब प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते. ना बच्चों वी हैव फैक्ट टू नो. सो डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नोन मटेरियल है हमारे पूरे वर्ल्ड में. एंड इवन डायमंड को यूज करने के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है? कट ग्लास. देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव मर्क्यूरी. सो मर्क्यूरी जो है वो ओनली मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड इसको कॉमनली क्या बोला जाता है? क्विक सिल्वर. नाउ नेक्स्ट वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. सो बच्चों हमारा मैटर जो है वो बनता किससे है? सो हमारे पास है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. सो मैटर जो है वो बना होता है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट से दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एंड बच्चों इन पार्ट्स को क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल्स. सो इसका मतलब हमारे मैटर को बनाने में किसका काम होता है? मॉलिक्यूल्स का. और ये मॉलिक्यूल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि इनको किसी की जरूरत नहीं होती. ना बच्चों मॉलिक्यूल्स इन टर्न वो किसके बने होते हैं? वो और भी छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं जिनका नाम होता है एटम्स. अब बच्चों एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, यानी कि उनको किसी की जरूरत होती है. सो बच्चों मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ ओनली वन काइंड. अगर हम बात करने वाले हैं किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल की तो वो खाली एक ही तरीके के एटम से बना होगा. बट अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. अब बच्चों मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या है? कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा तरीके के एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो बच्चों हम सबको पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है. कैसे बोला हमने कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है? क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट्स के एटम्स इन्वॉल्व है. दो एलिमेंट्स कौन है? वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो यहाँ पे दो एलिमेंट्स के एटम्स इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब वो क्या होने वाला है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. बट बच्चों अगर मैं बात करूं खाली हाइड्रोजन गैस की, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? H2. या फिर मैं बात करूं ऑक्सीजन गैस की, उसका फॉर्मूला क्या होता है? O2. सो बच्चों हम लोग इसको O क्यों नहीं बोल रहे खाली? क्योंकि यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल्स है वो एक ही तरीके के एटम से बने हुए हैं, एंड ये लोग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि क्या होगा? O2. ना बच्चों फॉर एग्जाम्पल सी हमारे पास क्या है? टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं ताकि ये बना पाए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं ताकि ये बना पाए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. बट बच्चों अगर हम बात करें एक एटम ऑफ ऑक्सीजन की जो कि रिएक्ट करता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो वो क्या बना देता है? वाटर. तो 10 बच्चों मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके पास दो एटम्स थे सेम ही एलिमेंट के. बट अगर हम बात करें वाटर की तो यहाँ पे दो एटम्स हाइड्रोजन के थे और एक एटम ऑक्सीजन का था. ऑल्सो बच्चों एन एटम ऑफ कार्बन ये भी कंबाइन होता है टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए. ना बच्चों अब हमको ये देखना है कि ये एटम्स जो है वो बने किसके होते हैं, यानी कि एटम्स के अंदर क्या होता है. तो बच्चों एटम जो है वो खुद सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है. एटम के अंदर भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड उन पार्टिकल्स का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. और इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इनको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स. Now बच्चों we have charge. So charge is an electrical property of some fundamental particles.
ये अकर करते हैं इन टू ऑपोजिट फॉर्म्स विच बाय कन्वेक्शन वी कॉल पॉजिटिव और नेगेटिव. सो बच्चों, टू पार्टिकल्स ऑफ सिमिलर चार्ज दैट इज बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव रिपेल ईच अदर. सो बच्चों, आप लोगों ने ये देखा होगा कि like charges repel each other whereas unlike charges attract each other. तो यहाँ पे मतलब क्या है कि दो पार्टिकल जिनके पास सिमिलर चार्ज होगा, अब वो सिमिलर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, सो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. बट ऐसे दो पार्टिकल जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज होगा, यानी कि एक पॉजिटिव हो सकता है एक नेगेटिव हो सकता है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. अब बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर. अब बच्चों, इसका मतलब क्या है कि हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर में सेम होता है, बट इनके जो चार्जेस होते हैं, जो साइंस होते हैं, वो अलग होते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है वेराज प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बट इन दोनों के चार्ज के जो नंबर होते हैं वो सेम होते हैं ना. बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही हल्का पार्टिकल होता है एंड उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वेराज प्रोटॉन जो है वो हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से एंड उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. एंड बच्चों, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के जितना ही हैवी होता है बट उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता. नाउ एट द सेंटर ऑफ एटम बच्चों क्या होता है, एक न्यूक्लियस. आप लोग यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये हमारे एटम का ही स्ट्रक्चर है. तो सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. नाउ बच्चों, हाइड्रोजन खाली एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, खाली प्रोटॉन होता है ना. बच्चों, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस हमको क्या दिखता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के आसपास गोल गोल घूम रहे होते हैं. तो आप लोग यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हो कि सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड उसके जस्ट बाहर आप लोग देखो कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गोल गोल घूम रहे हैं ना. बच्चों, न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज. आई मीन, एंड अब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ क्यों रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है बट प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. सो बच्चों, न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज. एंड पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है न्यूक्लियस पे, क्योंकि न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज होता नहीं है बट प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस में भी कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज. Now बच्चों, but the same number of electrons and protons revolve around the nucleus and balance the positive charge of the nucleus. So the atom has no net electrical charge. In other words, the atom is electrically neutral. अब बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, सी हम लोगों ने ये देखा कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनका नंबर किसके इक्विवेलेंट होता है, प्रोटॉन्स के इक्विवेलेंट. यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा बाहर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा. और अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो हमारा एटम जो है वो इलेक्ट्रली कैसा होगा, न्यूट्रल, यानी कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा. ना बच्चों, लेट्स क्विकली रीकैप. मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास है एंड वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. देन हमारे पास थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. और डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती है, टेक्सचर, लस्टर, अपीयरेंस, हार्डनेस, स्मूथनेस, सॉल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, हीट कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. नाउ बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये एक्सरसाइजेज है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है. सो बच्चों, दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड अच्छे से समझ भी आया होगा. सो बच्चों, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.